हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायो, दैट इज सेल, और ये हमारे पास है 5th लेक्चर। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में। तो सेल ऑर्गेनेलिस में हमारे पास सबसे पहली जो सेल ऑर्गेनेली है वो हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अब हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? मीन्स अगर हमारे सेल को कोई भी काम करना है तो उस काम करने के लिए उसको किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की। तो वो एनर्जी कहाँ पे बनती है? वो एनर्जी बनती है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में। जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसके पास ये हमारे पास रोड शेप की सेल ऑर्गेनेली होती है। किस शेप की होगी? हमारे पास रोड शेप की होगी। और इसके पास हमारे पास दो लेयर्स होती है, एक होती है आउटर लेयर, और जो आउटर लेयर होती है वो कैसी होती है? पोरस। मीन्स उसके बीच में क्या होती है? हल्की हल्की स्पेस प्रेजेंट होती है ताकि कोई भी सब्सटेंसेस वो इजीली अंदर बाहर जा सके। और जो इनर लेयर होती है वो कैसी होती है? हमारे पास फोल्डेड। वो कैसी होगी? हमारे पास फोल्डेड। और फोल्डेड होने का रीजन क्या है? क्योंकि जो हमारी एनर्जी है, मींस एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर किसकी फॉर्म में यूज होती है? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में क्या होती है? हमारी बॉडी में बनती है। और वो कहाँ बनेगी? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे। तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या सरफेस एरिया मेरे पास बिल्कुल क्या बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको क्या कर दिया? फोल्डेड कर दिया, तो सरफेस एरिया क्या होगा? इंक्रीज होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की फॉर्मेशन हो हमारे पास यहाँ पे। तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो क्या होती है? हमारे पास फोल्डेड होती है। सो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया वो किस शेप की सेल ऑर्गेनेली है? रोड शेप की। डबल मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक आउटर और एक इनर। आउटर वाली हमारे पास कैसी होती है? पोरस होती है। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके पास क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इसका क्या नाम होगा हमारे पास? क्रिस्टे। अब जो जितनी भी स्पेस है इनर मेम्ब्रेन के बीच में, वो किससे फिल्ड होती है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी फ्लूइड सब्सटेंस होगा उसको हमने क्या बोलते हैं यहाँ पे? मैट्रिक्स। और जो हमारे पास क्रिस्टे है, क्रिस्टे का क्या काम है? इसका काम क्या है हमारे पास? ताकि जो सरफेस एरिया वो क्या हो जाए हमारे पास? बट ज़्यादा हो जाए, एनलार्ज हो जाए, और जो एटीपी जनरेशन है वो क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा हो हमारे पास। अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करती है? जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी बेसिकली कौन से फूड से मिलती है? जो अल्टीमेटली हमारी बॉडी के अंदर जो फूड स्टोर होता है किसकी फॉर्म में? ग्लूकोज। हमें वहाँ से क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में मिलती है? एटीपी की फॉर्म में। और इसको हम बोलते हैं सेल पावर या फिर एनर्जी करेंसी। करेंसी हम क्यों बोलते हैं? अगर हमारी बॉडी में किसी भी सेल ने या किसी भी बॉडी पार्ट ने कोई भी काम करना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी किसकी फॉर्म में चाहिए होगी? एटीपी की फॉर्म में। मीन्स अगर हमने आज के टाइम में कहीं पे भी कुछ भी खरीदना है तो हमें क्या देने पड़ेंगे? पैसे देने पड़ेंगे, यानी करेंसी देनी पड़ेगी। तो इन द सेम वे हमारी बॉडी में कोई भी काम होगा तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में चाहिए होगी? हमें एटीपी की फॉर्म में। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेल की पावर भी बोलते हैं, और एनर्जी करेंसी भी हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं। ठीक है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया की एक स्पेशल बात है, एक खास बात है। इसकी खास बात क्या है? इसके पास खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम्स होता है। अब राइबोसोम्स का क्या काम है? राइबोसोम्स क्या करते हैं हमारे पास? प्रोटीन की सिंथेसिस। क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस। जो हमारे पास डीएनए होता है, ये डीएनए अल्टीमेटली किसका बना हुआ है? प्रोटीन्स का। और ये प्रोटीन्स के हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? रोड शेप की सेल ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन है। आउटर वाली कैसी होगी? पोरस होगी। और इनर वाली कैसी होगी? फोल्डेड होगी। उन फोल्ड को क्या बोलते हैं? हम क्रिस्टे बोलते हैं। और वो फोल्डेड क्यों है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी क्या करे? हमारे पास जनरेट करे। और जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके पास खुद का डीएनए और खुद के क्या होते हैं? इसके पास राइबोसोम्स होते हैं। सो अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन। कई बार क्या होता है, कभी कभी सेल, जब हमारा एक सेल से दो सेल बनते हैं तो सेल अच्छे से डिवाइड नहीं हो पाता। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाती। अब क्या होगा अगर माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाई? तो कुछ बच्चे ऐसे इस बीमारी के साथ पैदा होते हैं जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन। और इससे क्या होता है? उन बच्चों के अंदर ज़्यादा एनर्जी नहीं होती, वो बहुत ईजिली क्या करते हैं? थक जाते हैं। उनका ब्रेन भी इतना एक्टिव नहीं होता और फिजिकल भी इतने एक्टिव नहीं होते, और वो बहुत ईजिली क्या होते हैं? थक जाते हैं। ठीक है। तो अगर ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया वो क्या हमारे पास अच्छे से काम नहीं करेगा। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से काम नहीं करेगा, जो एटीपी प्रोडक्शन है वो क्या होगी? एफिशिएंटली नहीं होगी। और जो हमारे टिश्यूज़ हैं उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए। कई एक्टिविटीज़ ऐसी होती है तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे? हमारे टिश्यूज़ फेल हो जाएंगे।
ठीक है। और ये एक ऐसी बीमारी है जो किसकी वजह से होती है, म्यूटेशन की वजह से होती है, और ये इनहेरिटेड, ये मतलब कि ये मदर से कहाँ पे ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं इसके पास, चाइल्ड के अंदर ट्रांसफ़र होने के क्या है चांसेस हो सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास सेल ऑर्गेनेली या प्लास्टिड। अब माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर है, लेकिन जो प्लास्टिड है वो सिर्फ और सिर्फ हमें कहाँ देखने को मिलती है, प्लांट्स के अंदर, ठीक है। अब जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड को हमने 3 टाइप्स के अंदर क्या किया हुआ, डिवाइड किया हुआ। सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। जो मेरे पास ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड है, इसको कोई भी कलर नहीं है। अगर इसका कोई कलर नहीं है तो इसको ऐसे तो फ्री तो रखेंगे नहीं, तो इसका क्या काम होएगा, स्टोरेज का। मीन्स कोई भी फैट्स, ऑयल, प्रोटीन्स या फिर कोई भी ग्रेन्यूल्स, उसको स्टोर करने का काम हमारे पास किसका होता है, ल्यूकोप्लास्ट का, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, जैसे ही नेम इंडिकेट कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट मीन्स ग्रीन कलर की प्लास्टिड। ये किसकी वजह से इसका नाम पड़ा है, क्लोरोफिल की वजह से। अब क्लोरोफिल का क्या काम होता है, फोटोसिंथेसिस करने का। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी क्या करता है, एक ऐसी प्लास्टिड है जो हमारे सेल के अंदर किसका काम करती है, फोटोसिंथेसिस का काम करती है। थर्ड वन इज क्रोमो। नेम ही बता रहा है, क्रोमो मीन्स कलर, मीन्स ये हमारे पास कलरलेस प्लास्टिड होती है अदर देन ग्रीन। मीन्स जनरली ये हमारे पास रेड या ऑरेंज कलर की होती है। आपने टमाटर देखा होगा या फिर जो ऑरेंजेस फ्रूट्स देखे होंगे, वो जनरली इसी वजह से होता है। उनका कलर कहाँ से आता है, जनरली क्रोमोप्लास्ट की वजह से। सो 3 टाइप की प्लास्टिड है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है, ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज करेगा, क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, एंड क्रोमोप्लास्ट क्या करेगा, हमारे पास कलर प्रोवाइड करेगा। और जो प्लास्टिड है वो सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्या है, हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, और इसके पास भी खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। 2 प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 सिमिलैरिटीज है। फर्स्ट सिमिलैरिटी ये कि दोनों के दोनों डबल मेम्ब्रेन है। सेकंड सिमिलैरिटी ये कि इनके पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स है। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, ऐसी सेल ऑर्गेनेलिस जिनके पास खुद के डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं, हम उनको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिस। हम इसे इसलिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास कैपेसिटी है आधे से ज़्यादा काम खुद करने की। तो मीन्स इनके पास राइबोसोम है और डीएनए, मीन्स जेनेटिक मटेरियल तो खुद का, और ये डिवाइड भी क्या कर पाएंगे, इजीली अपने हिसाब से डिवाइड कर पाएंगे, और इनको न्यूक्लियस पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो भी टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स हैं उनका क्या काम है। तो सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कैसी है, हमारे पास कलरलेस प्लास्टिड है। इसका क्या काम है, सिर्फ और स्टोरेज का, और ये क्या स्टोर करेगी, हमारे पास स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को क्या करेगी, स्टोर करेगी। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर की प्लास्टिड है। ग्रीन कलर आप हमारे पास किस लिए है, इसके पास क्लोरोफिल की वजह से। तो ये क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस। अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रही है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, किचन ऑफ द सेल। मींस जो खाना है वो कहाँ बन रहा है, अल्टीमेटली हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर। नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का क्या काम होता है, कलर प्रोवाइड करने का। तो मीन्स कलर्ड प्लास्टिड है, और ये अपने कलर्स को कहाँ पे इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है इस कलर का, फ्लावर्स के अंदर, लीव्स के अंदर और फ्रूट्स के अंदर। जैसे हमने मैपल ट्री देखा होगा, तो उसके ऑटम के टाइम पे क्या होता है, जो उसके लीव्स होते हैं वो येलोइश, ऑरेंजिश, ब्राउनिश हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमें लीव्स के अंदर क्या होती है, क्रोमोप्लास्ट देखने को मिलेगी। एंड फ्लावर्स और फ्रूट्स तो होते ही बहुत ज़्यादा कलरफुल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, कि जो हमारे पास एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट है वो कैसे दिखाई देती है। तो क्लोरोप्लास्ट के हमारे पास डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर एंड इनर। अब यहाँ पे आप डायग्राम को अच्छे से देख सकते हैं। ये आपके पास आउटर लेयर दिखाई हुई है और इधर हमारे पास इनर लेयर दिखाई हुई है। इसके बीच में आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए हैं, सैव लाइक स्ट्रक्चर। दिस सिंगल इज नोन एज थैलेगॉइड। जो सिंगल है इसको क्या बोलेंगे, थैलेगॉइड। जब ये मेरे पास 10 to 20 थैलेगॉइड्स आपस में अरेंज कर जाएंगे तब मैं इसको बोलूंगी ग्रैना या फिर ग्रैन। तब मैं इसको क्या बोलूंगी, ग्रैना या फिर ग्रैनम, ठीक है। अब ये ग्रैना या ग्रैनम आपस में, मीन्स एक ग्रैना दूसरे ग्रैना से कैसे कनेक्टेड है, जो कनेक्शन वाला ब्रिज है इसको मैं बोलती हूँ लेमुला। मैं इसको क्या बोलूंगी, लेमुला। और जो आपको ग्रे कलर का फ्लूइड दिखाई दे रहा है, इस ग्रे कलर के फ्लूइड को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। इस ग्रे कलर को फ्लूइड को बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या करती है, हमारे पास फोटोसिंथेसिस करेगी। डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर और एक इनर। जो हमारे पास सिंगल होगा उसको मैं क्या बोलूंगी, हमारे पास थैलेगॉइड, एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी। ऐसे अगर मेरे पास 10 से लेके 20 स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे
टुगेदर, उसको मैं क्या बोलूँगी, ग्रेना या फिर ग्रेनम। और एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से कैसे कनेक्टेड है, लेमिला के थ्रू। और जो इसके आसपास जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको मैं बोलूँगी स्ट्रोमा, जो आपको ग्रे कलर में दिखाई भी दे रहा होगा। सो अब एक बार इसको देख लेते हैं। सो आपके पास जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर और एक इनर, और इसके पास दो डिस्टिंक्ट रीजन दिखाई देंगे आपको, एक ग्रेना और एक स्ट्रोमा। जो बेसिकली ग्रेना है, ग्रेना के अंदर क्या होता है, सैक्स होते हैं, और उन सैक को हम क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड। और जब ये थैलाकॉइड्स आपस में अरेंज हो जाते हैं, बहुत सारे थैलाकॉइड्स अरेंज हो जाएंगे, तब मैं इसको क्या बोलूँगी, ग्रेना। जो क्लोरोफिल है वो जनरली कहाँ पाई जाएगी, मेरे पास थैलाकॉइड के अंदर, और यहाँ पे क्या काम करती है, फोटोसिंथेसिस का। और एक ग्रेनम के अंदर कितने थैलाकॉइड्स होते हैं, 10 से लेकर 20 क्या होंगे मेरे पास, थैलाकॉइड्स प्रेजेंट होंगे। जो थैलाकॉइड के बाहर का जो स्पेस होगा उसको मैं क्या बोलूँगी, स्ट्रोमा बोलूँगी। और ये स्पेस कैसा होता है, कलरलेस होता है, एंड इट इज़ रिच इन प्रोटीन, सो इट इज़ प्रोटीनेशियस। जो क्लोरोप्लास्ट होती है उसके पास खुद का क्या होगा, हमारे पास डीएनए होगा, और खुद के क्या होंगे, राइबोसोम्स होंगे, क्योंकि ये किसका पार्ट है, प्लास्टिड्स का, तो इसके पास खुद के क्या होंगे, डीएनए एंड राइबोसोम्स। और अल्टीमेटली इसका क्या काम है, हमारे पास फोटोसिंथेसिस का। और जो डार्क फोटो रिएक्शंस होती है फोटोसिंथेसिस की, वो जनरली कहाँ देखने को मिलेंगी हमें, थैलाकॉइड की बजाय कहाँ पे देखने को मिलेंगी, स्ट्रोमा के अंदर। हमारे पास नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे पास लार्जेस्ट नेटवर्क मीन सबसे बड़ी जो सेल ऑर्गेनेली हमें देखने को मिलती है, इसका क्या नाम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जनरली इसको हम ईआर मीन शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी, ईआर के नाम से क्या करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। और ये हमें न्यूक्लियस दिखाई दिया, और जनरली ये न्यूक्लियस से क्या होती है, अटैच होती है मीन्स। और न्यूक्लियस को अगर कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर बाहर पहुंचाना है तो वो किसकी हेल्प लेगा, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, क्योंकि इसका जो नेटवर्क है वो पूरे सेल के अंदर फैला हुआ है। सो अब हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमें 3 फॉर्म्स के अंदर दिखाई दे सकता है। सबसे पहले ये हमें वेसल्स की फॉर्म में दिखाई दे सकता है, यहाँ पे हमें ये वेसल्स की फॉर्म में दिखाई दिया हुआ है। नेक्स्ट हमें किसकी फॉर्म में दिखाई दे सकता है, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, अदरवाइज क्रिस्टर्ने ऐसे करके आपको हल्के हल्के दिखाई देंगे, वो क्या होंगे हमारे पास, क्रिस्टर्ने। अब आप देखो, एक टाइप यहाँ दिखाई दे रहा है, एक टाइप यहाँ दिखाई दे रहा है। हमें जो पर्पल कलर की डॉट्स दिखाई दे रही है, ठीक है, ये क्या है, दीज आर राइबोसोम्स। ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होगा उसको मैं क्या बोलूंगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको मैं क्या बोलूंगी, रफ एंडोप्लाज्मिक। रीजन क्या है, सपोज दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहाँ पे उसके सरफेस पे राइबोसोम्स क्या है, प्रेजेंट। जब मैं इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखती हूँ तो मुझे कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, ठीक है। तुम्हें इसे कैसा दिखाई दे रहा है, रफ सरफेस, तो मैंने इसका क्या नाम दे दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि दूसरे वाला अगर सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मुझे माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखाई देगा, मीन्स कैसा दिखाई देता है, स्मूथ दिखाई देता है, तो मैं उसको क्या बोलती हूँ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इंपॉर्टेंट क्या है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको हमें मैं क्या बोल सकती हूँ, आरईआर बोल सकती हूँ, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको मैं एससीआर बोल सकती हूँ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रफ क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि उस पे क्या है, राइबोसोम्स जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास ईआर है, बेसिकली इसका क्या काम है, ईआर के अंदर हमारे पास प्रोटीन्स और फैट्स की क्या होती है, सिंथेसिस हमें देखने को मिलेगी। और जनरली आरईआर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो हमारे पास राइबोसोम्स होता है वो क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री। तो मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कौन प्रेजेंट है, राइबोसोम, तो वो क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। और एससीआर हमारे पास किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, मीन्स लिपिड्स की सिंथेसिस के लिए। जो लिपिड्स की सिंथेसिस होगी वो कहाँ पे होगी, एससीआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अब ये क्या करता है, एक लार्जेस्ट नेटवर्क है तो साइटोप्लाज्म को क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। और किसी भी मटेरियल को अगर साइटोप्लाज्म के थ्रू जाना है तो क्या करेगा, उसके लिए एक पाथवे भी हमें प्रोवाइड करेगा। अब प्रोटीन्स और लिपिड की सिंथेसिस जैसे कि हम पहले फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं, वो कहाँ होती है, यहीं पे होती है। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मैंने पहले बताया, अगर कहीं पे वर्ड आता है लिसिस, लिसिस का मतलब होता है बायो के अंदर ब्रेक डाउन, कि किसी चीज का ब्रेक डाउन, मीन्स हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर का ब्रेक डाउन। जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, कि किसी चीज की फॉर्मेशन होनी। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन।
तो मीन्स जो भी सेल के अंदर नई नई मेम्ब्रेन्स बनती रहती है उसके अंदर कौन हेल्प करता है, हमारे पास ER क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ER है इट ऑल्सो सर्व एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, और ये क्या करता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है बहुत सारी बायोकेमिकल प्रोसेसेस। अभी इतना बड़ा हमारे पास सेल ऑर्गेनेली है, तो जितने भी हमारे पास अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, ER के अंदर टेक प्लेस कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, उसके लिए एक सर्फेस प्रोवाइड कर रहा है। और जो भी ट्रांसपोर्टेशन हमें देखने को मिलती है जनरली प्रोटीन्स की, वो कहाँ से जाएगी, वो ER के थ्रू ही जाएगी। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरली इसके ऊपर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और ये क्या है, SCR। जनरली हमने जितना भी बात किया प्रोटीन्स पे बात किया, तो मीन्स जनरली यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, RER क्या कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है। अब बारी आती है SCR की। SCR हमारे पास पाया जाएगा हमारे पास लिवर सेल के अंदर, और इसका क्या काम है, पॉइजन और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करना। तो मीन्स जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, हम क्या बोलते हैं कि लिवर खराब हो जाएगा, लिवर खराब हो जाएगा। लिवर खराब क्यों होगा, क्योंकि जो भी वो पॉइजन है उसको साफ करने का काम कौन कर रहा है, लिवर। और उस लिवर में भी, उस लिवर के सेल में से भी कौन काम कर रहा है, SCR। तो मीन्स अगर आपने कोई मेडिसिन खाई है, उसका एक्सेस डोज, या कोई ड्रग्स लिया है, कोई भी ड्रिंक किया, अल्कोहलिक कंज्यूम किया, तो वो जनरली वो आपकी बॉडी में क्लेरिफाई कहाँ पे हो रही है, डिटॉक्सीफाई कहाँ हो रही है, लिवर के अंदर। और उस लिवर के अंदर भी कौन हेल्प कर रहा है, हमारे पास SCR यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो अब हम बात करते हैं गोल्जी अपरेटस की। अब इसका नाम बहुत यूनिक है। इसका नाम यूनिक क्यों है, क्योंकि इसको डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी, और उसी के नाम पे इसका नाम आ गया हमारे पास गोल्जी अपरेटस। इसके हमारे पास डिफरेंट नेम्स होते हैं। हम इसको गोल्जी अपरेटस के साथ गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ हम इसको गोल्जी बॉडी भी बोल सकते हैं। और इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था हॉस्पिटल की किचन के अंदर। तो और वो भी कहाँ पे किया था इसने, नर्व सेल के अंदर। जो भी ये हॉस्पिटल में काम करता था एज अ रिसर्चर, तो वहाँ पे क्या था, किसी पेशेंट की सर्जरी हुई होगी तो उसके नर्व सेल्स ऐसे पड़े होंगे, तो उसको किचन में लेके गया जहाँ पे खाना बनता है जनरली। तो उसने माइक्रोस्कोप के अंदर वहाँ पे अपनी मिनी लैब बनाई हुई थी, तो वहाँ पे उसने देखा और उसको क्या मिले, वहाँ पे गोल्जी अपरेटस मिला। उसको उस टाइम पे पता नहीं था कि ये क्या है, क्या चीज़ नहीं है, बट उसने सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली को डिस्कवर कर लिया था, और उसको हम क्या बोलते हैं आज के टाइम में, गोल्जी अपरेटस। और इसके डिफरेंट नेम्स है, इसको हम गोल्जी अपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन है, ये भी क्या हमारे पास डबल मेम्ब्रेन। अभी तक हमने सबसे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया किया, वो भी डबल मेम्ब्रेन थी, फिर हमने प्लास्टिड किया, वो भी डबल मेम्ब्रेन थी, देन हमने किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सिंगल थी। अब हम कर रहे हैं गोल्जी, ये भी क्या है, डबल है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हमारे पास सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये डिस्क शेप और फ्लैटन सैक्स की फॉर्म में अरेंज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टर्ने। यहाँ पे हमारे पास दिखाई दे रहे हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे से पैरेलली अरेंज है, और हम इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टर्ने। ठीक है, इसके बाद हमारे पास प्लांट्स के अंदर या तो गोल्जी बॉडीज क्या होती है, बहुत ज़्यादा एब्सेंट होंगी, बहुत ज़्यादा स्मॉल होंगी, एब्सेंट होंगी। अगर प्रेजेंट होती है तब हम इनके हमारे पास क्या बोलते हैं, डिप्टोजोम। मीन्स अभी ये इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई कि हम इनको गोल्जी अपरेटस बोले, तब हमने इनको क्या नाम दे दिया, डिप्टोजोम्स। सो अब हम देख लेते हैं इसका क्या काम है। जो भी प्रोटीन हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया था, उस प्रोटीन को सिंथेसाइज मीन्स उस वो जो पैक्ड प्रोटीन है ER से, उसको स्टोर करने का या फिर ट्रांसपोर्ट करने का, डिफरेंट टारगेट साइट पे ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, हमारे पास गोल्जी अपरेटस यानी गोल्जी बॉडीज का। इसके बाद वो उस जो भी वो प्रोटीन है उसको स्टोर करने का, उसके अंदर कुछ चेंजेस लाने, ऑल्टरेशन करने का, या उसको पैक करने का काम भी हमारे पास किसका है, गोल्जी बॉडीज का। नेक्स्ट हमारे पास एक डिफरेंट अलग सेल ऑर्गेनेली है जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, उसका नाम है लाइसोसोम्स। वो लाइसोसोम्स बनते हैं तो उसकी फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, हमारे पास गोल्जी अपरेटस। मीन्स लाइसोसोम की फॉर्मेशन में भी हमारे पास कौन हेल्प करता है, गोल्जी अपरेटस। और गोल्जी अपरेटस कुछ ऐसे ऑर्गेनेली है जो कुछ ऐसे मटेरियल्स को सिक्रीट करता है जैसे कि एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, जो हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसके बाद हम करते हैं आज की लास्ट सेल ऑर्गेनेली जिसका नाम है लाइसोसोम्स। अब हमारी बॉडी के अंदर लाइसोसोम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, बेसिकली अगर
एक प्लेस पे बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा होता जाएगा, तो क्या आएगी, बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी, लेकिन हमारे सेल या बॉडी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। रीज़न इज लाइसोसोम्स। ठीक है, अगर कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है उसको किल करने का काम किसका है, लाइसोसोम का है। अगर कोई ऐसी सेल ऑर्गेनेल जो पुरानी होगी और वो सेल के अंदर पड़ी है तो उसको भी वेस्ट आउट को एक्सक्रीट आउट करने का काम भी क्या है हमारे पास, लाइसोसोम का। लाइसोसोम कैसे होते हैं, स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज होती है, स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज होती है और हमेशा इनके पास क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। और इसके अंदर हाइड्रोलिटिक, लिटिक का क्या मतलब होगा, ऐसे एंजाइम जो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। और लाइसोसोम की फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देखो यहाँ पे क्या वर्ड यूज होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन प्लेस ऑफ अपरेटस। अपरेटस की जगह कॉम्प्लेक्स यूज कर दिया और बॉडी वर्ड्स भी हम यूज कर सकते हैं। अब लाइसोसोम्स के क्या फंक्शन है, लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल होगा, कोई कॉम्प्लेक्स है, उसको स्मॉलर के अंदर ब्रेक डाउन करना, या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो भी डिग्रेड हो रहा है उसको ब्रेक डाउन करने का किसका काम है, हमारे पास लाइसोसोम्स का काम है। जो भी इंटरसेलुलर मींस सेल के अंदर कोई भी डाइजेशन है वो इसी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के थ्रू क्या होगी, टेक प्लेस करेगी। अगर हमारे सेल के अंदर बाहर से कोई भी बैक्टीरिया या वायरस अटैक करने की कोशिश करती है तो हमारे सेल को कौन प्रोटेक्ट करेगा, अल्टीमेटली लाइसोसोम ही क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, जो हमारे पास ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या हो गए, डैमेज हो गए या फिर पुराने हो गए, उन पार्ट्स को भी सेल से क्लीन अप करने का काम किसका होगा, हमारे पास लाइसोसोम्स का होगा। लेकिन इस लाइसोसोम के पास इतनी ज़्यादा ताकत दी है हमारे सेल ने, लेकिन कई बार क्या होता है ये ताकत उल्टी पड़ जाती है। अगर सपोज ऐसा हो कभी बाय चांस जो लाइसोसोम है उसकी सेल, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो ही फट जाए, अगर उसकी मेम्ब्रेन फट जाएगी तो जितने भी हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम है वो कहाँ चले जाएंगे, सेल के अंदर, और सेल की डेथ हो जाएगी। तो इस वजह से हम इनको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। मीन्स कई बार ये अपने सेल की डेथ इनके हाथों ही हो जाते हैं, इस वजह से हम इनको बोलते हैं सुसाइडल बैग। और ऐसे केस को हम बोलते हैं ऑटोलिसिस। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि खत्म। ऑटो मीन्स सेल्फ, मीन्स खुद से ही क्या किया, अपने आप को मार दिया। और इनका अदर नेम क्या है, इनको डाइजेस्टिव बैग्स भी बोलते हैं। तो मीन्स लाइसोसोम्स का दूसरा नाम है सुसाइडल बैग्स। और किस प्रोसेस के थ्रू ये सुसाइड करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है हमारे पास ऑटोलिसिस। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।